नमस्कार। आज की इस खास ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एकदम क्लासिक डेविड वर्सेस गुलियात वाली कहानी, लेकिन हमारे अपने भारतीय तटों पर। हम बात कर रहे हैं मराठा नौसेना की, और कैसे, जी हाँ बिल्कुल कैसे, उन्होंने उन यूरोपीय ताकतों का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया जिन्हें लगता था कि समंदर पर तो बस उन्हीं का राज है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा गुट जिसके पास ना तो कोई बहुत आधुनिक तकनीक हो और ना ही कोई भारी भरकम जहाज, वो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री महाशक्तियों को ही टैक्स या टोल चुकाने पर मजबूर कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी 100% सच है, और आज हम इसी दिलचस्प सच से पर्दा उठाने वाले हैं। भाग 1, यूरोपीय एकाधिकार। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं। उस समय भारत में यूरोपीय ताकतों की सबसे बड़ी ताकत जमीन पर नहीं बल्कि पानी में थी। उनकी विशाल नौसेनाएं। मराठों के मैदान में उतरने से पहले स्थानीय शासकों पर यूरोपियों का जो भी दबदबा था वो पूरी तरह से उनके जहाज़ों और समुद्री ताकत पर ही टिका हुआ था। पानी में उनसे टकराने की हिम्मत उस वक्त कोई नहीं करता था। और इसी ताकत का फायदा उठाकर उन्होंने एक बहुत ही जालिम व्यवस्था शुरू की, कारताज। ये पुर्तगालियों का लाया हुआ एक तरह का समुद्री व्यापार पास हुआ करता था। मतलब अगर किसी भी भारतीय व्यापारी को समंदर में अपना जहाज उतारना है तो उसे ये पास खरीदना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं था। और अगर बिना कारतास के कोई जहाज पकड़ा गया तो उसे सीधा जब्त कर लिया जाता था। इस जबरन वसूली ने हमारे व्यापारियों की सच में कमर तोड़कर रख दी थी। भाग 2, एक खौफनाक बेड़ा। लेकिन फिर एंट्री होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। उन्होंने समुद्री खतरे को बहुत जल्दी भांप लिया था और अपनी खुद की नौसेना बनानी शुरू कर दी। अब साल 1665 की एक बहुत ही कमाल की घटना देखते हैं। हुआ क्या कि शिवाजी महाराज के बेड़े के 4 जहाज ओमान की राजधानी मस्कट जा पहुंचे। वहां के शासक ने तुरंत उनके क्रू को बंदी बना लिया। बात यही नहीं रुकी, उसने शिवाजी के तटीय इलाकों पर हमला करने के लिए अपने जहाज तक तैयार कर लिए। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उस ओमानी शासक के कानों में एक अफवाह पड़ी, सिर्फ एक अफवाह, कि छत्रपति शिवाजी की नौसेना में 100 से भी ज्यादा जहाज हैं। ये आंकड़ा 100 से ज्यादा जहाज सुनते ही उस शासक के होश उड़ गए। वो इतना घबरा गया कि उसने हमले का पूरा प्लान ही छोड़ दिया और अपने जहाजों को चुपचाप वापस बंदरगाह के अंदर छिपा लिया। भाग 3, ताकत से ज्यादा दिमाग का खेल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 18वीं सदी की तरफ, जब एडमिरल कान्होजी आंग्रे ने मराठा नौसेना की कमान संभाली। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ थी यूरोपीय नौसेनाएं जिनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और आधुनिक जहाज़ों की तकनीक थी, और दूसरी तरफ मराठा नौसेना। उनके पास वैसी तकनीक तो नहीं थी, लेकिन उनके पास था भूगोल का जबरदस्त ज्ञान और बेहद चतुर युद्ध नीतियाँ। कान्होजी आंग्रे की जीत इसलिए भी दिमाग घुमा देने वाली है क्योंकि उनके जहाज यूरोपियों के मुकाबले तकनीकी रूप से बहुत पीछे थे। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखकर पूरी कहानी समझ आ जाती है। ध्यान से देखिए कैसे मराठों के छोटे और फुर्तीले जहाज, जिन्हें ग्रैब और गैलीवर्ट कहा जाता था, एक विशाल अंग्रेजी जहाज पर चारों तरफ से टूट पड़े हैं। यूरोपियों के बड़े जहाज आसानी से मुड़ भी नहीं पाते थे, और ये छोटे जहाज अपनी तेजी और आक्रमण रणनीति से बड़े बड़े जहाज़ों को चकमा देकर उन पर हावी हो जाते थे। तकनीक की कमी को उन्होंने अपनी चपलता से पूरी तरह मात दे दी। भाग 4, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस बात की गंभीरता पर जरा गौर कीजिएगा। मराठों ने खुद यूरोपियों से पास मांगना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस कारताज सिस्टम के दम पर यूरोपियन सदियों से दादागिरी कर रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे, मराठों ने उस पूरे सिस्टम को ही उलट दिया। अब मराठों का फरमान था कि अगर हमारे समंदर में व्यापार करना है तो पास तुम्हें हमसे खरीदना होगा। ये सच में एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। अब जाहिर सी बात है, जो लोग खुद को समंदर का राजा समझते थे, जब उनसे उनका एकाधिकार छिन गया तो वो बौखला गए। अपनी इस करारी हार और हताशा में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कान्होजी आंग्रे को समुद्री डाकू यानी पायरेट कहना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो लोग खुद इतने सालों से जबरन पैसे वसूल रहे थे, दूसरों के जहाज कब्जा रहे थे, उन्होंने उल्टा मराठों को ही डाकू घोषित कर दिया।
तो आज की ये चर्चा हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर यूरोपीय ताकतें जहाज जब्त करने की धमकी देकर स्थानीय लोगों से जबरन वसूली कर रही थीं, तो फिर असली समुद्री डाकू कौन थे? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में हीरो और विलेन कौन है। ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि नियम कौन बना रहा है। इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।